बाकी है 4 लाख रुपए आ गए, तो मेरी इनकम कितनी दिखाऊं? 4 लाख दिखाऊं कि 5 लाख दिखाऊं? 5 लाख अर्न इनकम दिखाऊंगा। कैसे दिखाऊंगा? मैं करूंगा कैश टू फीस 4 लाख, ये तो रिसीव किया है, और जो 1 लाख है वो आउटस्टैंडिंग है, मिलना बाकी है। तो आउटस्टैंडिंग फीस टू फीस 1 लाख, आउटस्टैंडिंग फीस टू फीस 1 लाख। इनकम तो 5 लाख से ही क्रेडिट होगी, जितना कमाया है उतना। आर यू गेटिंग इट? आपने अपनी जगह रेंट पे दी है, आपने अपनी जगह रेंट पे दी है, आपको रेंट आ रहा है महीने का 10,000। साल का रेंट कितना होता है? 1,20,000 पर मंथ 10,000 आ रहा है, तो साल का हुआ 1,20,000। उसने आपको 1 लाख ही दिया हुआ है, अभी 20,000 लेना, साल खत्म हो गया। इनकम कितना दिखाओ? 1 लाख, 1,20,000 कमा लिया ना 120, तो 120 से इनकम क्रेडिट होना ही चाहिए। कैसे रिकॉर्ड करोगे? कैश टू रेंट 1 लाख एंड आउटस्टैंडिंग रेंट टू रेंट 20,000। लेकिन इनकम तो 20 से क्रेडिट होगी, मतलब 1,20,000 से पूरा क्रेडिट होगा और होगा। तो इनकम जितना अर्न किया उतने से क्रेडिट होना चाहिए, और एक्सपेंस जितना इनकर हुआ उतने से डेबिट होना चाहिए। 12 महीने का इनकम 12 महीने का एक्सपेंस, 3 महीने का इनकम 3 महीने का एक्सपेंस, 6 महीने का इनकम 6 महीने का एक्सपेंस। जितना कमाया और जितना इनकर किया, खर्चा काम हो गया, वो रिकॉर्ड होना चाहिए, न ज्यादा न कम। ज्यादा है तो प्रीपेड हो गया, तो उसके लिए एसेट बना दो उसको, प्रीपेड या प्री रिसीव्ड यहाँ पे, और कम है तो आउटस्टैंडिंग तो बढ़ा दो। इधर भी आउटस्टैंडिंग, इधर भी आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग इनकम को एक और नाम से जाना जाता है, इसको कहा जाता है इनकम रिसीवेबल। इनकम रिसीवेबल, इज दिस क्लियर? तो ये चारों अकाउंट जो बनते हैं, व्हाट आर द 4 अकाउंट्स? प्रीपेड एक्सपेंस, प्री रिसीव्ड इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड आउटस्टैंडिंग इनकम। ये चारों पर्सनल में जाते हैं। किस में जाते हैं? विच टाइप ऑफ पर्सनल? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। किस में जाते हैं ये? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। प्रीपेड मतलब एडवांस में एक्सपेंस दिया है, बेनिफिट लेना बाकी है, किसी से लेना बाकी है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, प्री रिसीव्ड इनकम मतलब क्या? मेरे को एडवांस में इनकम आ गया, बेनिफिट देना बाकी है, तो दैट्स अ लायबिलिटी, दैट्स अ किसी को देना बाकी है, पर्सनल। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब पैसा देना बाकी है, लायबिलिटी, पर्सनल, किसी को देना बाकी। आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब पैसा लेना बाकी, किसी से लेना, दैट इज ऑल्सो पर्सनल। तो ये चारों किस में जाते हैं? प्रीपेड एक्सपेंस, प्री रिसीव्ड इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम, चारों जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। इसमें से प्रीपेड एक्सपेंस क्या है आपका? एसेट, प्री रिसीव्ड इनकम लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग इनकम एसेट। दिस इज लाइक योर डेटर, दिस इज लाइक योर क्रेडिटर। ये प्रीपेड तो आपने देखा है ना, प्रीपेड रेंट नेक्स्ट टाइम का। प्री रिसीव्ड इनकम का एग्जांपल आप मुझे दे सकते हो? क्या होगा? सपोज आपका रेंट है, साल का 1,20,000 मिलना चाहिए, मिल गया 1,50,000, 1,50,000 मिल गया, 30 एक्स्ट्रा मिल गया, तो क्या 1,50,000 रिकॉर्ड कर दोगे इनकम? नहीं। कितना रिकॉर्ड कर दो? 120। कमाया कितना है? 120, वही अर्न इनकम, वही अर्न इनकम में दिखेगा। एक्स्ट्रा कितना है उसको क्या बोले? प्री रिसीव्ड इनकम बोले। क्या बोलेंगे? तो एंट्री करते वक्त मैं क्या करूंगा? कैश टू रेंट, कैश टू रेंट 1,50,000 नहीं, 1,20,000, और बाकी 30 के लिए कैश टू प्री रिसीव्ड रेंट। कैश टू प्री रिसीव्ड रेंट कितना? 30,000। क्योंकि पैसा तो आया, लेकिन इनकम ये साल की, इनकम कौन से साल की है? तो नेक्स्ट ईयर आएगा तो इनकम का टाइम आएगा, तो इनकम क्रेडिट होना चाहिए, तो पैसे आएंगे वापस, पैसे तो आ चुके हैं, तो कैसे एडजस्ट करोगे? प्री रिसीव्ड रेंट टू रेंट। तो नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर आप क्या करोगे? प्री रिसीव्ड रेंट टू रेंट, जैसे यहाँ पे प्रीपेड में करते थे, एक्सपेंस टू प्रीपेड एक्सपेंस, तो इसका होगा प्री रिसीव्ड इनकम टू इनकम, लायबिलिटी घटा इनकम बढ़ा। इनकम का टाइम आएगा नेक्स्ट मंथ, तो इनकम बढ़ेगी नेक्स्ट मंथ, पैसे आने वाले वापस नेक्स्ट मंथ,
वैसे तो आ चुका, तो प्री रिसीव टू इनकम। तो ये मैकेनिज्म क्यों फॉलो किए जाते हैं? बिकॉज ऑफ टू मेजर कंसेप्ट, मैचिंग एंड अक्रूवल। प्रीपेड प्री रिसीव्ड आर ड्यू टू मैचिंग एंड आउटस्टैंडिंग्स आर ड्यू टू अक्रूवल्स। ओके, अभी मैंने कुछ क्लासिफिकेशंस छोड़े थे, इधर जाते हैं पेज नंबर 7 पे। पेज नंबर 7 पे आ जाओ, पेज नंबर 7, आइटम नंबर 124, 118, हाँ सॉरी 118 तो अभी आता है आपको। आउटपुट जीएसटी क्या है बताया था? अरे इनपुट आउटपुट जीएसटी बताया था ना। आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी, इनपुट जीएसटी इज एसेट, उधर लिखा भी है। आउटपुट जीएसटी इज लायबिलिटी एंड पर्सनल, P&L, लायबिलिटी एंड पर्सनल। इनपुट जीएसटी इज एसेट एंड सर किधर है 118। आउटपुट जीएसटी मिला? आउटपुट जीएसटी इज पर्सनल एंड लायबिलिटी, इनपुट जीएसटी इज पर्सनल एंड एसेट। इनपुट इधर नहीं है, इनपुट मिलेगा आपको 155 लास्ट, राइट, एकदम लास्ट। इनपुट एसेट एंड पर्सनल, एसेट एंड पर्सनल। अभी क्लियर है? इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी। इनपुट इज लाइक प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस में दिया है बेनिफिट लेना, एंड आउटपुट इज लाइक प्री रिसीव्ड इनकम, अपना नहीं है गवर्नमेंट को देना। अभी 124 पे आओ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, पर्सनल एंड लायबिलिटी। समझ में आया? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब देना बाकी, पर्सनल एंड लायबिलिटी। प्रीपेड एक्सपेंस, पर्सनल एंड एसेट, पर्सनल एंड एसेट, बेनिफिट लेना बाकी। इनकम रिसीवेबल, पर्सनल एंड एसेट, जस्ट लाइक डेटर्स, अभी बताया ना एग्जांपल। आउटस्टैंडिंग इनकम रिसीवेबल का दूसरा नाम है आउटस्टैंडिंग इनकम, मिलना बाकी है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, पर्सनल एंड लायबिलिटी, एडवांस में आ गया है, बेनिफिट देना बाकी है। आउटस्टैंडिंग वेजेस, पर्सनल एंड लायबिलिटी, अभी उसके एग्जांपल दिए हुए हैं, मतलब वेजेस का पैसा देना बाकी है, पर्सनल एंड लायबिलिटी। सैलरी पेएबल, पर्सनल एंड लायबिलिटी, ये सारे रिकॉर्ड होते हैं। क्यों होते हैं? ड्यू टू मैचिंग एंड अक्रूवल। हाँ, अगर आप साल में इतने सिस्टमैटिक हो कि जितना 12 महीने का एक्सपेंसेस सारा का सारा पे कर दिया, ना एक्स्ट्रा ना कम, जितनी इनकम है पूरी की पूरी रिसीव कर ली, ना एक्स्ट्रा ना कम, तो ये 4 अकाउंट्स आने के सवाल नहीं आएंगे ही नहीं। ये आते क्यों है? क्योंकि जितना कमाया है उससे कम मिला है या ज्यादा मिला है, और जितना इनकम किया उससे कम पे किया है या ज्यादा पे, इसकी वजह से समझ में आया? तो अगर बैलेंस अप्रोच रख रहे हो, एकदम परफेक्ट जा रहे हो, तो ये आएंगे। कमीशन रिसीवेबल, पर्सनल एंड एसेट, मिलना बाकी है, रिसीवेबल। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, पर्सनल एंड लायबिलिटी। हाँ, एडवांस में आ गया। रेंट 1,20,000 का 150 आ गया, 30 एक्स्ट्रा आ गया, बेनिफिट देना बाकी है। रिसीवेबल इज एन एसेट, रिसीव्ड इन एडवांस इज ज्यादा आ गया तो अपना नहीं है, ऑब्लिगेशन है। आपने मेरे को नेक्स्ट ईयर की फीस अभी दे दी, सपोज 12th स्टैंडर्ड की फीस आप अभी दे रहे हो, तो इज इट माई इनकम ऑफ दिस ईयर? इट्स माई इनकम ऑफ नेक्स्ट ईयर। फॉर दिस ईयर इट्स अ लायबिलिटी, ठीक है, ऑब्लिगेशन, सर्विस देना बाकी है। फॉर यू it's an asset, it's a prepaid expense. For me it's a pre-received income. Chala, got it? Unexpired insurance, prepaid insurance, personal and asset, advance में दिया है, benefit लेना बाकी। accrued interest का मतलब होता है receivable, interest receivable, accrued का मतलब receivable, interest receivable मतलब personal and asset। फिर तो हमने बाकी के सारे किए थे, फिर लास्ट के 4 अभी बाकी है। वैल्यूएशन 151, 2, 3, 4 ये वापस बाद में आएंगे। एक्चुअली इसका मीनिंग अभी खाली टेम्पररी लिख लो। वैल्यूएशन, ऑल 4 आर वैल्यूएशन एंड पर्सनल, ऑल 4 आर वैल्यूएशन कैटेगरी एंड पर्सनल।
वैल्यूएशन से रिलेटेड है, डेटर और क्रेडिटर. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. ये आगे वाले चैप्टर्स में आएंगे तब बताऊं. वैल्यूएशन एंड पर्सनल. ओके, तो क्लासिफिकेशन आपके सारे हो गए यहाँ पे. अभी कट टू द होमवर्क सम. एडवर्टाइजमेंट ड्यू का मतलब एंट्री क्या हो? एडवर्टाइजमेंट टू आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट. याद है बीच में खान वाले समय आया था आफ्टेज लोन, इंटरेस्ट ऑन आफ्टेज लोन ड्यू था, तभी भी सेम था. इंटरेस्ट ऑन लोन टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन. मिला? चलिए अभी जाते हैं आज के इंपॉर्टेंट सम्स पे. हो गया ना डिस्कस? ड्रॉइंग्स टू बैंक लास्ट पर. होमवर्क सॉर्टेड है. अभी सब लोग ले लो पेज नंबर 14 पे 8 से, जिसमें कुछ लोग बेचारे कंफ्यूज होकर मुझे डाउट्स पूछ रहे थे. 8 समेत 8 और 9 का एडिट करवाया ना बीच वाला. 2 बार 9 प्रिंट हो गया है, ऊपर वाले 9 को 8 करो. मिला? गौरव वाला सम, गौरव मिला क्या? पेज नंबर 14 राइट. सम नंबर 8 आया. ये टेस्ट में नहीं था, ये अगले टेस्ट में आएगा 27 अगस्त को. अभी सुनो, अल्टरनेट हो, क्रैश नहीं हो. सबसे पहला तो क्या करोगे आप एंट्री में? ओपनिंग एंट्री करनी है 1, 4, 12. क्या एंट्री करोगे? कैश एट बैंक मतलब क्या? बैंक अकाउंट डेबिट विल बी 4,10,000. Machinery account debit will be how much? 4 lakhs. Furniture account debit will be 70,000. Computer and printer debit 2 lakhs. Debtors account debit 62. Creditors 70. To what? 10,70,000. 10,70,000 आ रहा है, चेक कर लो. आया 10,70,000 आया. मिला? अभी ये पूरा सम है ना, चेक्स को डेडिकेटेड है. चेक्स के सारे वैरायटी ऑफ ट्रांजैक्शन इसमें कवर होता है. ठीक है, तो एकदम लास्ट साइड ऑफ योर नोटबुक ले लो पहले तो. एक्चुअली वो भी लेने की जरूरत नहीं है. या यहाँ पे या दिया हो सारा कुछ. नो नीड टू राइट इट. सुन लो, देखो सीन क्या होता है. पहला वाला पढ़ो. ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग अ मंथ ऑफ अप्रैल 2012. मिला? 1st April 2012, check received from Mahek and the same was immediately deposited in the bank. ये पहला वाला हुआ सबका 1070 आया. अभी एकदम ध्यान से सुनना. चेक रिसीव्ड फ्रॉम Mahek and immediately deposited in the bank. इसका मतलब चेक आया और डायरेक्टली बैंक में डाल दिया. तो बैंक इज द रिसीवर, Mahek इज द गिवर. तो एंट्री क्या हो? बैंक टू Mahek. तो बोलने का मतलब चेक रिसीव्ड फ्रॉम Mahek तो भी बैंक टू Mahek, नॉर्मल चेक. क्रॉस चेक रिसीव्ड इज ऑल्सो बैंक टू Mahek.
एंड चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड ऑन द सेम डेज ऑल्सो, वो सेम ही चीज है कि पैसा बैंक में जाए। बैरर पे नहीं, ये नॉर्मल है ना, बैरर पे आता हूं। तो पहले एंट्री क्या होगा, बैंक टू महक, बैंक टू महक, व्हाट इज द अमाउंट, 30,000। हेलो, बैंक टू महक 30, समझ में आया। इसका नरेशन लिखना, बीइंग चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिट, बीइंग चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड। ये कौन सा चेक होगा, क्रॉस। बेरर भी हो सकता है, बट बेरर मेंशन नहीं किया तो हम अज्यूम करते हैं क्रॉस। लेकिन पैसा तो सीधा बैंक में गया, पैसा तो सीधा बैंक में गया ना, तो बैंक इज द रिसीवर, बैंक इज द गिवर, फिनिश। फोर्थ वाला देखो, अभी सीन क्या है, सुनो ध्यान से। ये वाला जो महक वाला चेक था, सेम डे आया और बैंक में चला गया। कभी कभी आपको है ना अलग तरीके से क्या देंगे पता है, आपको देंगे, मेरे को मानव से चेक आया 10,000 रुपीज का, आज आया 15 अगस्त, लेकिन आज तो बैंक हॉलीडे, मैं जा नहीं सकता बैंक में, तो मैंने बैंक में चेक डिपॉजिट किया ऑन 18 अगस्त, मेरे को चेक मिल गया था ऑन 15 अगस्त, बट आई वेंट टू द बैंक एंड आई डिपॉजिटेड द चेक ऑन 18 अगस्त। तो कैसे ट्रीट करना है, अगर चेक आज आ रहा है और 2-3 दिन बाद बैंक में डिपॉजिट हो रहा है, तो आज उस चेक को बैंक ट्रीट नहीं करना है, कैश ट्रीट करना है। क्या ट्रीट करना है, सर कैश तो आया नहीं है रोकड़ा, फिर भी कैश रोकड़ा नहीं आया, फिर भी उस चेक को आप क्या ट्रीट करोगे, कैश, क्योंकि अभी तक वो पैसा बैंक में गया नहीं। हाँ, आज क्या लिखूंगा मैं, कैश टू मानव, कैश टू मानव। फिर 3 दिन बाद जब मैं वो चेक को बैंक में डालूंगा, इट इज एज गुड एज आई एम पुटिंग कैश इनटू द बैंक, तो बैंक टू कैश, तभी बैंक बढ़ेगा, कैश घटेगा। वो वर्चुअल कैश है, वो जो कैश है ना टेम्पररी, वो क्या है, वर्चुअल कैश, इट्स नॉट रियल कैश। हार्ड कैश नहीं मिला है आपको, चेक ही आया है, लेकिन क्योंकि ये चेक सेम डे डिपॉजिट नहीं हो रहा है, कैसे पता चलेगा सर सेम डे डिपॉजिट नहीं हो रहा है, देखो ये वाला चेक रिसीव फ्रॉम सुरेश दिख रहा है, अभी ऐसे देखते तो आपको लगेगा सीधा बैंक टू सुरेश होना चाहिए, लेकिन आगे पढ़ो, 6th वाला पढ़ो, द चेक रिसीव्ड ऑन 4th अप्रैल वाज डिपॉजिटेड इनटू द, हाँ मतलब सेम डे डिपॉजिट, तो इसके लिए आपको आगे का पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। ये 6 को भी हो सकता है, 8 को भी हो सकता है, 15 को भी हो सकता है, 30 को भी हो सकता है। 3 महीने तक चेक की वैलिडिटी होती है, तो 3 महीने तक आप कभी भी वो चेक बैंक में डिपॉजिट कर सकते हो। आपके 3 महीने के सम्स तो नहीं होंगे, 1 महीने के सम्स होंगे, तो 1 महीने का पूरा राउंड कहानी पढ़ लेने का। क्या ये चेक किसी और दिन पे तो डिपॉजिट नहीं हो रहा है ना, चेक कर लेंगे, समझा। अगर किसी और दिन पे डिपॉजिट हो रहा है तो फिलहाल उसको बैंक मत लिखो, फिलहाल उसको कैश, लेकिन सिर्फ इतना दिया होता है, चेक रिसीव फ्रॉम सुरेश, फिनिश, आगे कोई हिस्ट्री, आगे कुछ दिया ही नहीं है उसका, हाँ तो फिर बैंक टू सुरेश। किस दिन पे डिपॉजिट क्या पता ही नहीं है, मतलब अज्यूम करें सेम डे डिपॉजिट, समझा अभी। तो इसके लिए मैं बैंक टू सुरेश नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, वर्चुअल कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सुरेश अकाउंट, हाउ मच, नरेशन 60 है, नरेशन वही सेम, चेक रिसीव फ्रॉम सुरेश, being check received from सुरेश। क्यों मैंने इस चेक को कैश ट्रीट किया, बिकॉज ये सेम डे बैंक में डिपॉजिट नहीं हो रही। मुझे कैसे पता चला सेम डे नहीं हो रहा है, आगे तो आगे का कहानी आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी 6 तारीख को ये चेक गया बैंक में, तो एंट्री क्या होगी, इट इज एज गुड एज यू आर पुटिंग कैश इनटू द बैंक, तो बैंक बढ़ा, कैश घटा, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश कितना, तो इसका नेट इफेक्ट देखोगे ना, तो ये कैश कैश कट हो रहा है, तो नेट वही है बैंक टू सुरेश। लेकिन एक दिन पे नहीं कर सकता, 2 अलग अलग तारीख को हो रहे हैं एंट्रीज, इसलिए 2 अलग अलग ट्रांजैक्शन है। ये बी
चेक डिपॉजिटेड विथ बैंक 60,000 सेम 60,000। एक मिनट, यहां तक समझा? इसमें और इसमें फर्क समझा? इसमें भी नेट एंट्री यही है, इसमें भी नेट एंट्री यही है, बैंक टू पार्टी हो रहा है, लेकिन इधर में और इधर में फर्क समझा? उधर सेम डे डिपॉजिट था। डिपॉजिट का मतलब पता है आपको? वो स्लिप भरते हो, थप्पा मार के ले लेते हो, मतलब डिपॉजिट। सो सेम डे डिपॉजिट है तो कौन सा अकाउंट यूज करने का? बैंक। सेम डे डिपॉजिट नहीं है तो फिलहाल कैश, जब डिपॉजिट करोगे तभी बैंक होगा। इज दिस क्लियर? अभी नेक्स्ट वाला देखो, द चेक डिपॉजिटेड ऑन 6th April गॉट डिसऑनर्ड। यू नो व्हाट इज डिसऑनर्ड? बाउंस। चेक गॉट बाउंस। ओके, तो बाउंस का सीन क्या है? बड़ा सिंपल है। देखो, मेरे को अलग एग्जांपल ले रहा हूं मैं, सेपरेट एग्जांपल। मेरे को मानव से चेक आया 10,000 का, ओके, और सेम डे डिपॉजिट कर डाला मैंने, तो एंट्री क्या है? बैंक टू मानव। ये चेक हो गया बाउंस। बाउंस होना मतलब क्या ये पेमेंट क्लियर हुआ? नहीं। तो बाउंस का मतलब क्या है कि कैंसलेशन ऑफ ओरिजिनल ट्रांजैक्शन। आपको जो भी ओरिजिनल ट्रांजैक्शन हुआ था ना, उसको नलिफाई करना है। दैट इज व्हाट इज बाउंसिंग, दैट इज व्हाट इज डिसऑनर। हाउ डू यू कैंसल इट इन अकाउंट? यू डू दिस चेक चार्ज, यू डू उल्टा, डेबिट को क्रेडिट, क्रेडिट को डेबिट। आई विल पास एन एंट्री मानव टू बैंक, तो वापस क्या हो गया? ये कट बैक टू जीरो। मेरे को वापस मानव से 10,000 लेना, जो दिया था उसने तो वो सेटल हो गया था, डेटर होगा, इसके लिए पैसा दिया, लेकिन वो चेक हो गया बाउंस। तो मैंने सब नलिफाई एंट्री कर दी, अभी वापस मानव से मुझे 10,000 लेना बाकी। तो डिसऑनर में क्या करना है? कैंसलेशन ऑफ ओरिजिनल एंट्री करना है, सिंपल। हाउ विल यू कैंसल द ओरिजिनल एंट्री? डेबिट को क्रेडिट। सपोज मैंने जेनिस को चेक दिया 5,000 का, मैंने जेनिस को चेक दिया 5,000 का, तो मैं क्या एंट्री मारेगा? जेनिस टू बैंक। 2 दिन बाद जेनिस का बोला, अरे सर आपका चेक बाउंस हो गया, सिग्नेचर मिसमैच है। बहुत रीजन हो सकते हैं, अकाउंट बैलेंस नहीं होता है, सिग्नेचर मिसमैच होता है, फटा हुआ चेक है, ओवर राइटिंग स्क्रिबलिंग किया हुआ है, तो भी करवा देते हैं बाउंस। तो बाउंस हो गया तो मैं क्या करेगा? इधर बैंक टू जेनिस। समझ में आया? ओरिजिनल को नलिफाई करना है। कैसा करोगे? डेबिट को क्रेडिट, क्रेडिट को डेबिट। गम्मत, ओके। इसमें मेरे को जब मानव से चेक आया था तो 10,000 का चेक था। सपोज मैंने उसको डिस्काउंट दिया, मैंने बोला 9,000 दे दे, टाइम से पहले दे रहा है, 1,000 रुपया डिस्काउंट। तो मैंने क्या एंट्री किया होगा? बैंक डिस्काउंट अलाउड टू मानव 9,000, 1,000 एंड 10,000। अब चेक हो गया बाउंस, तो क्या डिस्काउंट वैसे ही रखूं? डिस्काउंट भी क्या करूंगा मैं? रिवर्स कर दूंगा। तो पूरा ही रिवर्स करना है। डिस्काउंट अलाउड था ना, मेरा खर्चा था, अब चेक तो बाउंस हो गया, पेमेंट तो आया नहीं, तो क्या डिस्काउंट? तो डिस्काउंट भी उल्टा, तो